जी सबसेक्शन 5 निकाल लें, पेज 147। अच्छा भाई, ये बताएं कि उधार जब आप लेते हैं तो उधार लेने पे पैसे इनफ्लो होता है या आउटफ्लो? इनफ्लो। और जब आप उधार वापस करते हैं तो पैसे आउटफ्लो होते हैं। और अगर लोन फॉरेन करेंसी में हो तो भी यही बात है, उधार लेंगे तो पैसे आएंगे, उधार वापस करेंगे तो पैसे जाएंगे। अच्छा, आपने बाहर के मुल्क से उधार लिया डॉलर में, तो जो डॉलर हैं वो आपकी जेब में आएंगे 1-2 मिनट के लिए, और डॉलर को फौरन बाजार में जाके आप रुपयों में कन्वर्ट करा लेंगे। तो थोड़ी देर पहले आपकी जेब में डॉलर होंगे, अब आपकी जेब में रुपीज होंगे। तो चाहे डॉलर हो या रुपीज हो, पैसे आ रहे हैं। बाहर के मुल्क से डॉलर में आपने लोन लिया तो 1-2 सेकंड के लिए तो जेब में डॉलर होंगे, फिर फौरन जाके आप बाजार से रुपीज में कन्वर्ट करा के रुपीज में, तो आपकी जेब में रुपए आ गए। अब बाहर के बैंक ने कहा यार मुझे उधार वापस करो, तो अब आपके पास डॉलर तो है नहीं, अब आपकी जेब में पैसे हैं। वो पैसे आप कहीं दे के किसी को डॉलर लेंगे, पैसे किसी को दे के डॉलर ले लेंगे और डॉलर बाहर भेज देंगे, तो आपकी जेब से आउटफ्लो हो जाएगा। तो बोलें जब लोन लेते हैं और जब लोन वापस करते हैं आउटफ्लो होता है। एग्जाम्पल पढ़ें। यकम मई को $2 लाख हमने लोन लिया है, तो उस वक्त डॉलर कितने के? 140 का। तो जो मुझे डॉलर बाहर के मुल्क से आए, उस डॉलर को मैं जब बाजार में लेके गया तो मेरी जेब में कितने पैसे आ गए? तो बता दें इनफ्लो कितना है? 140 का। किताब की तरफ ना देखें, आगे चलें। 30 जून को मैंने सारा कर्जा वापस कर दिया, या बाहर के जो बैंक से कर्जा लिया हुआ था उसमें से थोड़ा सा कर्जा वापस कर दिया। कितना वापस किया? 30,000। कितना वापस नहीं किया? 170। कितना वापस कर दिया? 30। ये जब 30,000 मैंने वापस किया होगा तो बताएं पैसे हमारे पास से जा रहे होंगे या आ रहे होंगे? जा रहे होंगे। लेकिन उस दिन डॉलर कितने का है? तो हमारा आउटफ्लो होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जब मैंने उधार लिया था तो मेरी जेब में कितने पैसे आए थे? 140। जब मैंने उधार वापस किया तो मेरी जेब से कितने पैसे गए? बताएं मुझे, 2 रुपए का गम होगा या 2 रुपए की खुशी होगी? माइनस में जवाब आ रहा है, तो माइनस का क्या मतलब? लॉस। क्या मुझे 2 रुपए लॉस $2 लाख पे हुआ, $30,000 पे हुआ, या $1,70,000 पे हुआ? एक्सेलेंट। मुझे 2 रुपए नुकसान $30,000 पे हुआ। उधार लिया, जितना वापस किया उस पे नुकसान हुआ, या जो वापस करना है उस पे नुकसान होगा? बाकी कितना अभी वापस करने वाला रहता है? $1,70,000। ये जब कभी वापस करेंगे तो तब देख लेंगे, हो सकता है अल्लाह करे डॉलर दोबारा 140 पे आ जाए तो फिर शायद मसला ही ना हो, लेकिन फ्यूचर किसने देखा। फिलहाल मुझे बता दें, जिस वक्त मैं $30,000 भेजूंगा बाहर के मुल्क तो मुझे डॉलर महंगा पड़ गया ना, तो मुझे कितना नुकसान हुआ? 2 रुपए। कितने डॉलर के बदले? $30,000 के बदले ये 60,000 पाक रुपीज आ गए। मुझे 60,000 का क्या हुआ? अब मैं साइन की कैद से बाहर आ रहा हूं और नरेशन साथ लिख रहा हूं ताकि प्लस माइनस के चक्कर से बाहर आ जाएं और नरेशन लिख के बात समझ आ जाए कि 60,000 का हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। नोट कर लें, खुद अपने समझने के लिए एक दफा दोबारा नोट कर लें। ओके, नुकसान किस पे हुआ करेगा? लोन लेने पे या लोन वापस करने पे? कितना लोन वापस किया? 30,000। तो नुकसान किस पे हुआ? 30,000 का नुकसान हुआ। ओके, अच्छा, अगर ये लोन मैं इस्तेमाल कर लूं
एसेट खरीदने में, अगर ये लोन मैं इस्तेमाल कर लूं एसेट खरीदने में, तो क्या मैं कह सकता हूं कि लोन से मैंने एसेट खरीदा है और एसेट की वजह से ये नुकसान हुआ है। एसेट के लिए मुझे चाहिए था पाकिस्तान से लोन ले लेता, लेकिन मैंने खुद पंगा लिया, बाहर के मुल्क से लोन लिया, तो पंगे लिए तो फिर नुकसान तो बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। तो आप मुझे बता दें एसेट की वजह से मेरा नुकसान आया, अगर इस लोन को मैं कहाँ यूज कर लूं, एसेट खरीदने में, तो मेरा मकसद ही लोन लेने का शायद एसेट खरीदना था। तो आप बता दें एसेट अगर मैंने खरीदा इस लोन से, तो एसेट की कॉस्ट में ये नुकसान ऐड कर दूं या एसेट की कॉस्ट में से ये नुकसान माइनस कर दूं? ऐड की वजह, एसेट किस नेचर का अकाउंट है? डेबिट को लाइन। एसेट किस नेचर का अकाउंट है? डेबिट नेचर का। लॉस किस नेचर का अकाउंट है? डेबिट नेचर का। गेन क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है। तो डेबिट डेबिट आपस में प्लस हो सकते हैं, माइनस नहीं हो सकते। तो अगर कभी करेंसी पे क्या आ जाएगा? नुकसान, तो एसेट की कॉस्ट में, अगर करेंसी पे आ जाएगा गेन, तो एसेट की कॉस्ट में। अभी काफी प्रैक्टिस करनी है इन सारी बातों की, नई बातें हैं, तकरीबन मेजॉरिटी बातें क्लास के 1-2 मिनट में आपसे शुरू में मैंने कर दी हैं। अब इन सब चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। चलें जी शुरू करें। 0.5 आज मजा आ रहा है। 0.5 थोड़ा सोचना पड़ा है। इफ एन एसेट इज परचेज्ड, अगर एक एसेट खरीदा जाए विद अ लोन फ्रॉम, तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज ही कर गई है ना, 140 के बजाय 142 देने पड़े हैं, फिलहाल की है। इफ एन एसेट इज परचेज्ड फॉर अ लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, देन एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज छोड़े, अभी इंक्रीज इन लायबिलिटी ड्यू टू विल बी एडेड। 140 के बजाय कितने वापस करने पड़े? 142। तो लायबिलिटी बढ़ गई तो इसे एसेट की कॉस्ट में, लेकिन मैंने इंक्रीज के एतबार से आपको नहीं समझाया, तो मैंने तो लॉस का लफ्ज बोल के समझाने की कोशिश की है, तो मैंने किसी और तरह समझाया, यहां लिखा किसी और तरह हुआ है। ओके। और अगर डॉलर 140 से 139 का हो जाता तो फिर लायबिलिटी कम हो जाती, फिर एसेट की कॉस्ट में डिडक्ट करते, लेकिन इसकी भी मिसाल कोई थोड़ी देर में कर लेंगे। अब आप हजरात इंग्लिश पढ़ लें। अगर एक एसेट आपने परचेज किया है विद अ लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, तो बाद में उधार बढ़ गया, समझ रहे थे 140 देने हैं, देने पड़ गए 142, तो ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन इट विल बी एडेड। और अगर आपने उधार लिया और उधार बाद में कम हो गया, तो इट विल बी डिडक्टेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। जी जी सर, इस तरह तो हर इंस्टॉलमेंट पे एसेट, हाँ, हर इंस्टॉलमेंट पे एसेट की बुक वैल्यू रिवाइज होगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हाँ, हिलेगी, हर साल हिलेगी। चलें जी आगे चलें, सवाल कराने दें मुझे, कराता हूँ। ओके। अच्छा, ये 0.5 हो गया हमारा। एक्सप्लेनेशन को भी होल्ड पे डाल दें, होल्ड पे डाल दें, अभी अभी थोड़ी देर में कर लेते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आगे आए। अच्छा जी, आगे बताएं जी, क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 6 छोड़ें, 6 भी अभी करा दूंगा। 10 में आ जाए। अच्छा जी, 10 की ना थोड़ी सी आपको जरा और जहमत करनी पड़ेगी। 10 की एग्जांपल्स हैं, ये पेज नंबर 149 पे, थोड़ी सी जहमत कर लें, पेज 149 पे। लेकिन अब आपने देखना सिर्फ स्क्रीन की तरफ है। ओके। आपने दुकानदार से जाके बोतल के पैसे पे किए, आपने बोतल की प्राइस पे की। जब आपने बोतल की प्राइस पे की तो वो थी ₹50। टिन खरीद लिया, तो बोतल की प्राइस आपने पे की ₹50। दुकानदार ने कहा यार सुने, आप तो मोहल्ले में नए आए हैं। आपने कहा हाँ मैं मोहल्ले में नया आया हूँ। कहते आपने बड़ी ज़बरदस्त, आप मेरी दुकान पे आए, तो आप ऐसा करें ₹50 मुझे दे दें। चलें ठीक है, ₹5 में आपको तोहफा देता हूँ। जैसे ही आप मोटरसाइकिल पे बैठे बोतल घर लेके जाने लगे, उसने आवाज़ मारी कि यार ₹50 की बोतल आप मेरे से ले गए हो, खैर जो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आप मेरे पास आए हो, मेरे कस्टमर बन गए हो, तो मेरे से ₹5 तोहफा ले लो। तो हमने बोतल की प्राइस कितनी पे की? ₹50। और साथ ही वी रिसीव्ड गिफ्ट, हमें गिफ्ट मिल गया उसी दुकानदार से ₹5 का। बोतल की कॉस्ट कितनी पे की? कितने पैसों का गिफ्ट आया?
₹5 का। घर वालों को जाके क्या कहूंगा, बोतल कितने में पड़ी, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, घर वालों को क्या कहूंगा जाके, बोतल कितने में पड़ी, 45 में पड़ी। बड़ा खुशी खुशी बताऊंगा, बोतल 45 में पड़ी। खरीदी कितने की थी, 50 की। खुशी कितने की मिली, कितने में पड़ी जी। मुझे अब आप बता दें कि नेट कॉस्ट क्या है। नेट कॉस्ट 45, मैं कह सकता हूं मुझे बोतल इतने में पड़ी जी। पेज 149, क्वेश्चन 1, एन एंटिटी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग ₹70,000। बताएं कितने पैसे आपकी जेब से गए, 70,000। तोहफा रिसीव फ्रॉम इमरान खान इज 15,000। इमरान खान ने खुश होकर तोहफा कितना दे दिया, 15,000। अगली लाइन पढ़े बगैर बताएं, बाजार से कितने का खरीदा, जेब से कितने पैसे गए। ये फॉरेन करेंसी की कोई डिस्कशन नहीं है, नई बहस शुरू हो गई है। जेब से कितने गए, 70,000। खुशी कितने की मिली, 15,000 की। बता दें लोगों को क्या बताएंगे कि ये एसेट मुझे कितने में पड़ा, 55। तो इसका सोल्यूशन बनेगा सवाल क्या, कॉस्ट नेट। नेट नहीं माइनस करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे जबानी कर लिया करेंगे पेपर में। तो कॉस्ट कितने की पड़ी, 55,000 की। क्लियर। सवाल की रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये तरह लाइन को मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं, इसे मैं बाद में पढ़ूंगा। एज्यूमिंग सब्सिडी इज एग्जाम्प्ट, इसको जरा छोड़ें। अगला सवाल पढ़ें, एन एंटिटी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग ₹70,000। एक एंटिटी ने 70,000 रुपए का एसेट खरीदा। हुकूमत से तोहफा कितने का मिला, सवाल तो सेम है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट, लेकिन यहां पे ग्रीन लाइन एज्यूमिंग सब्सिडी इज। फिलहाल इस बात को छोड़ें, मुझे बताएं कि एसेट कितने का पड़ा, 55,000। प्लीज प्लीज खुदा के लिए, एसेट कितने में पड़ा, 55,000 का। दुकानदार को कितने पैसे दिए थे, 70। मेरी जेब में कितने पैसे आए, 15। लोगों को क्या बताता फिरूंगा मुझे एसेट कितने में पड़ा। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा हमारा हुआ करेगा नेट कॉस्ट, यानी नेट कॉस्ट से हम स्टार्ट किया करेंगे। अब ये जो आपको 15,000 मिले हैं ना, इसकी वजह से टैक्स पेयर जो है वो रो रहा है। टैक्स पेयर को लग गया गम। हमने कहा तुझे क्या गम लग गया, तुझे क्या, तुझे ब्लड प्रेशर हो गया, तुझे शुगर हो गया। कहते नहीं ये वही चीज है, ये हो जाती होती है। ये जब टैक्स पड़ता है ना, देना पड़ता है, तो फिर होती है। आप लोगों को कहते नहीं पता क्योंकि आप अभी सीए कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो ये मुझे होती है। तो कहते ये मुझे गम लग गया है। मैंने कहा क्या गम लग गया तुझे, कहते मैं बड़ा गमगीन सा रहता हूँ। क्या गम लगा यार, ये जो 15,000 इमरान खान ने दिए थे, इस पे भी कमिश्नर ने नजर लगा दी। 15,000 में लेके जा रहा था, कहता क्या है, मैंने कहा 15,000। कहते दे, मैंने कहा 15 पूरा नहीं दूंगा, इस वक्त रेट लगा के टैक्स लेने ले ले। तुझे लग रहा है ना मुझे 15,000 जो है वो मिला है तोहफे में, तो तोहफे पे हुकूमत ने क्या मांग लिया, 15,000 किसने दिया, इमरान खान ने। किसको, टैक्स पेयर को दिया। रास्ते में मिला कमिश्नर, कमिश्नर ने कहा भाई तोहफा मिला है आपको, ने कहा हाँ तोहफा मिला है, तोहफे पे आप हमें क्या दे दो, टैक्स दे दो। अब बताएं ये बंदा गमगीन होगा या ये बंदा खुश होगा। तो इसको कंपनसेट करेंगे फिर लॉ मेकर ना। अब एफबीआर आगे बढ़ेगा, एफबीआर आगे बढ़ेगा और इसको कंपनसेट करेगा, इसको कंपनसेशन मिलेगी। इसमें ऐड कर दी जाएगी सब्सिडी दोबारा, वो जो माइनस की थी, इसमें ऐड कर दी जाएगी सब्सिडी दोबारा। तो अब कॉस्ट दोबारा वापस आ जाएगी किस पे, अब तकरीबन 80-90% बच्चों को तो ये बात समझ आ जाती है, क्योंकि उन्होंने 25 लाख की गाड़ी वाली बात पढ़ी होती है। तो वहां से लिंक करके ना 80-90% बच्चों को लॉजिक समझ आ जाती है। आप भी जरा सोच लें कि गम को कंपनसेट किया जा रहा है, ये जो ऐड किया जा रहा है ना, इससे गम उसका कंपनसेट हो जाएगा। सोचें कैसे कंपनसेट होगा, बताएं जरा। हाँ एक्सेलेंट, एसेट की कॉस्ट बढ़ गई ना। अब डेप्रिशिएट किसे करेगा, 70 को। ये बंदा किसे डेप्रिशिएट करेगा, 55 को। जैसे 30 लाख वाली गाड़ी 25 लाख डेप्रिशिएट करते हैं लोग, तो वो तो बड़ी अजीब सी बात होती है। तो इधर बोलें अब ये डेप्रिशिएट कितना करेगा, तो जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा 70 पे, तो डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चे बढ़ेंगे। आज क्या हो रहा है, इसे आज बता दें, फिलहाल क्या हो रहा है, गम। और फ्यूचर ईयर्स में आहिस्ता आहिस्ता एसेट को डेप्रिशिएट करेगा। तो आज का गम, कल की खुशी मिलेगी इसे। कल क्या इसे खुशी मिलेगी कि ये डेप्रिशिएट पूरे 70 को कर रहा होगा। तो जब ज्यादा डेप्रिशिएट, किस बंदे की निस्बत बातें कर रहा हूं सारी, जब ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा तो प्रॉफिट कम होंगे तो टैक्स। तो भाई ये कंपनसेशन है मोहतरम, लिख लें अपनी किताब पे। ये जो ऐड किया जा रहा है ना, ये इस गम की कंपनसेशन है। पहले गम का लफ्ज लिखिएगा कि टैक्स देने पे हमें गम मिला
उस गम की कंपनसेशन में ये 15,000 ऐड किया जा रहा है दोबारा। ऐड बैक समझ लें इसको, जो मर्जी लफ्ज कह दें आप। वैसे हकीकतन इसे पड़ा कितने का था एसेट बोतल की तरह? 55 का। लेकिन टैक्स वालों ने कहा खैर है यार, तुम किसे डेप्रिशिएट करो 70,000 को। अच्छा, ऊपर वाले बंदे को कोई कंपनसेशन देने की जरूरत, वो तो खुश हो गया था ना, क्या मेरी सब्सिडी क्या है, इसलिए उसको कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं, बस वो 55 को ही डेप्रिशिएट करेगा। ओके, अब ऐसा करते हैं, इसको दोबारा ना लिख लेते हैं, जरा रूल रिवाइज हो जाएगा। तो सब्सिडी बोलें, कभी कभी हुकूमत इस पे कहेगी टैक्स कमिश्नर, कभी कभी कमिश्नर कहेगा टैक्स ना दो, या कह सकता है कि टैक्स दो। चाहे टैक्स ना मांगे चाहे मांगे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करेगा 55, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करेगा 55। और अगला काम क्या होगा, अगर ये वाला सिनेरियो है तो हम दोबारा ऐड कर देंगे सब्सिडी को। तो इधर तो जवाब यही हो जाएगा, इधर जवाब होगा 55 जमा 15 70। नोट कर लें, एग्जेम्प्ट में कुछ नहीं करना, बस नेट लिख के रिलैक्स, और टैक्सेबल में दोबारा ऐड कर देना। टैक्स देने से बंदों को क्या होता है, गम को कंपनसेट कर दें, एसेट की कॉस्ट बढ़ा के, एसेट की कॉस्ट बढ़ा के गम कंपनसेट कर दें। जी जी, सर ये पॉइंट 5 ये अगर ऐसा कुछ दिखता है 2 महीने के बाद वो वैसे भी यूज कर लेता है, छोड़ो बस, लॉस नॉर्मल माइनस करने की जात होगी, रिडक्शन अलाउ होगा, लेकिन छोड़ो ये तीसरा नहीं पूछेगा। आ जाइए वापस, इसको पढ़ लें सेक्शन 76 के 10 में। याद रखिएगा ऐड इधर कर रहे हैं टैक्सेबल वाले सिनेरियो में, और उस सिनेरियो में एग्जाम्प्ट में कुछ नहीं कर रहे। सबसेक्शन 10 पढ़ें जी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो पढ़ना है आपने पहले। इफ द ग्रांट सब्सिडी रिबेट कमीशन, कौन सा पेज है ये, 148। इफ द सब्सिडी ग्रांट रिबेट कमीशन और असिस्टेंस। अच्छा, सब्सिडी के पहले नाम याद कर लें 3-4, ग्रांट, सब्सिडी, रिबेट, कमीशन और असिस्टेंस। अच्छा, ये तोहफा वापस करना होता है या तोहफा बस हमेशा के लिए मिल गया? हमेशा के लिए मिल गया। इफ द ग्रांट, सब्सिडी, रिबेट, कमीशन इज टैक्सेबल, टैक्सेबल वाला सिनेरियो है दूसरा या पहला, देन इट विल बी एडेड इन कॉस्ट। यार कॉस्ट से मुराद ना यहाँ नेट कॉस्ट है, वो जाहिर बात है लॉ मेकर ज्यादा बारीकी में बातें नहीं लिखता। इट विल बी एडेड इन नेट कॉस्ट। तो बताएं ये नेट कॉस्ट कितनी थी, 55, उसमें ऐड कितना कर दिया था, तो ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन 1 अभी रह गया, ये तो हो गया क्वेश्चन 2। इट विल बी एडेड इन कॉस्ट। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, हाउएवर, इसका मतलब है इससे पहले किस ग्रांट की बात हो रही है, एग्जेम्प्ट की। अब पिछली लाइन में देखेंगे हम एग्जेम्प्ट में हमें लिखा मिलेगा नहीं, लेकिन यार ये थोड़ी सी अकल की बात है कि हाउएवर इफ इट इज चार्जेबल तो ऐसा करें, तो फिर पिछली बात किसकी हो रही होगी, एग्जेम्प्ट की। लेकिन फिर भी हम ऐसा कर लेते हैं अपने समझने के लिए, यहाँ पॉइंट पहली लाइन में आ जाए ना, हम एग्जेम्प्ट का लफ्ज डाल देते हैं। लॉ मेकर ने तो कंजूसी की है, लेकिन हम तो एग्जेम्प्ट का लफ्ज डाल देना। जाहिर बात है हाउएवर का यही मतलब होता है ना कि हाउएवर अगर टैक्सेबल हो तो ये करो, तो पहले किसकी बात हो रही होगी फिर, एग्जाम्प्ट की। पढ़ें जी। द कॉस्ट ऑफ एन एसेट डज नॉट इंक्लूड एग्जेम्प्ट ग्रांट। द नेट कॉस्ट, यहां भी नेट कॉस्ट से मुराद है, नेट कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड ग्रांट। नेट कॉस्ट में ग्रांट दोबारा इंक्लूड
नहीं करनी। बार बार पढ़ें, द नेट कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड ग्रांट, इसमें दोबारा ग्रांट ऐड नहीं करनी। और इधर क्या था, इट विल बी एडेड। तो अब एग्जाम्प्ट वाले की बात करें। इससे मुराद ना नेट कॉस्ट है, नेट कॉस्ट। द नेट कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ exempt grant, exempt subsidy, exempt rebate, commission or other assistance received in respect of acquisition of asset। ये जो मैंने ऑरेंज कर दिया है इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। ओके, तो आप बोलें जी किस सूरत में आपने दोबारा ऐड किया करना है, टैक्सेबल, और किस सूरत में आपने कुछ नहीं किया करना, एग्जेम्प्ट की सूरत में। तो ये जो है ना, अब ये क्वेश्चन 1 बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन 1। चलेंगे आगे, ले ली मैंने नई किताबें। ओके, क्वेश्चन 3 में आ जाए। एन एंटिटी परचेज्ड एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज, एक एंटिटी ने एसेट खरीदे 40,000 का, हुकूमत पाकिस्तान से लोन लिया है 12,000। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट। इज इट अ सब्सिडी, is a grant, is it an assistance? No, it is a repayable loan। ये तो वापस करना है, तो देयर इज नो खुशी। वो टैक्स पेयर कहेगा यार उधार लेके काम कर रहे हैं, तो यार इसको कुछ भी ना करें, बस अब चुप करके ये 40 इधर लिख दें। 40 इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। बस 12,000 को इग्नोर करें सवाल में। लोन किसको बताए, ना ये सब्सिडी है, ना ये ग्रांट है, ना ये कुछ है। तो अब तो टैक्सेबल और एग्जाम के चक्कर में भी पढ़ने की जरूरत नहीं। लोन क्या मतलब, लोन तो नहीं, टैक्सेबल एग्जाम्प्ट। अच्छा जी, वापस आए। ये जो मैंने, कौन सा कलर है ये, ऑरेंज, ऑरेंज में जो लिखा है वो पढ़ लें। अदर देन लोन रीपेबल विद और विदाउट इंटरेस्ट, तो वो लोन का कोई मसला नहीं होता है, उस पर इंटरेस्ट देना उससे ना देना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अदर देन लोन का क्या मतलब है कि लोन पे ये सेक्शन नहीं लग रहा, इसमें हम लोन की बातें कहते नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन 3, नहीं वो नहीं होगा, ये कोई क्वालिफाइंग एसेट वाले रूल ना आप लगाओ इधर। सेक्शन 28 में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट खर्चे के तौर पे माइनस करने की जात है। FR1 वाला रोब झाड़े थे ना थोड़ा सा। अच्छा चलें जी आगे चलें। अब जी आ जाए, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल करते हैं जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट इकट्ठे टेस्ट हों। बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, बुरे वाला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्वायर्ड कैलकुलेट द इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन WDV ऑन 30/2024 फॉर प्रिपेयरिंग द टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2024। बुरे वाला एक्सप्रेस लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यानी ये लोग जो गाड़ियां बनाते हैं उनके लिए कोई पार्ट्स बनाते हैं, छोटे मोटे जो लोग गाड़ियां बनाते हैं उनके लिए ये पार्ट्स बनाते हैं। ऑन 1 जनवरी 22, तो अंडरलाइन करके लिख लें, टैक्स ईयर 2022। टैक्स ईयर 2022 में क्या हुआ जी, सोल्यूशन पे कुछ रखा हुआ है, रजिस्टर, कैलकुलेटर वगैरह कुछ। ऑन 1 जनवरी 2022 बुरे वाला का लोन ऑफ $700, बुरे वाला ने $700 का लोन लिया है। वो पिछले सवाल में लोन लिया था हमने 2 लाख का और 30,000 वापस किया था। बुरे वाला ने कितना लोन लिया है, $700 का, फ्रॉम GHI बैंक USA, ठीक है, विच वॉज यूज्ड फॉर परचेजिंग द प्लांट। द लोन इज रीपेबल इन 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो 700 डिवाइडेड बाय फिर 7, $100। तो उस सवाल में हमने लोन लिया था 2 लाख और वापस किया था 30,000। इसमें 700 ले रहे हैं और पहली किस्त है $100 की। द लोन इज रीपेबल इन 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन US डॉलर। ये नहीं अभी बताया कि लोन कब वापस करना है, वो फिर नीचे देख लेंगे। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 2022 वॉज 1 जनवरी 22 इन लोन लिया, तो उस दिन रेट ऑफ एक्सचेंज के 98। बता दें यार इनफ्लो कितना है, इनफ्लो के वक्त रेट कितना है, एट द टाइम ऑफ इनफ्लो जब मैंने उधार लिया है उस वक्त रेट कितना है, 98। सबर करें, अभी नोट कर लीजिएगा। तो उधार लेने के वक्त लोन है उधार लेने के वक्त करेंसी का रेट है 98। तो मेरे पास इनफ्लो हुआ है डॉलर का, तो डॉलर में बाजार लेके जाके पैसे जेब में डालूंगा। तो अदर इंफॉर्मेशन, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन जून 23, टैक्स ईयर 2023, टाइम लग गया होगा कोई नहीं, लेकिन टैक्स ईयर 2023 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ टैक्स ईयर 2023 में, बट वाज ओनली यूज्ड ऑन 31 जुलाई 23।
लेकिन यूज 31 जुलाई 23 को हुआ, तो ये लिखने टैक्स ईयर 24, टैक्स ईयर 24। 23 में प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और 24 में यूज शुरू हुआ। डेप्रिसिएशन के रेट्स जिस सफे पे दिए हुए हैं वो सफा निकालें। डेप्रिसिएशन के रेट्स के ऊपर जो लाइन दी हुई है वो जरा कोई ऊंची आवाज में पढ़े। नहीं, उसके ऊपर वाली लाइन, डेप्रिसिएशन डिडक्शन शैल बी अलाउड एसेट्स यूज्ड। असल में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, अकाउंटिंग वाले अवेलेबल फॉर यूज हो तब भी डेप्रिशिएट कर लेते हैं, लेकिन टैक्स वाले ऐसा नहीं करते। टैक्स वाले कहते हैं जब एसेट यूज होना शुरू हो तब डेप्रिशिएट करना है। तो बताएं 2023 के साल में एसेट मुकम्मल तो हो गया है, लेकिन इस्तेमाल कब शुरू किया हमने? 24 में। तो फिर डेप्रिशिएट कब से करना शुरू करेंगे? 24 से। आगे चलें। द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय बीईएल ऑन द प्लांट वाज 2 लाख। बिस्किट कितने, वो बोतल कितने की ली थी? 50 रुपए की। तोहफा कितना मिला था? 5 रुपए। तो नेट बोतल कितने की पड़ी थी? अच्छा, प्लांट कितने का बाय किया है? 2 लाख का। प्लांट कितने का बाय किया है? दुकानदार को कितने पैसे दिए होंगे? 2 लाख। ऑन 1 जुलाई 23 टैक्स 2024 द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुशी से पेड 10,000 एज अ तोहफा इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इंस्टॉल्ड इन द प्रोजेक्ट। दुकानदार को 2 लाख रुपए दिए और हुकूमत ने 10,000 का क्या दे दिया? तोहफा दे दिया। अभी छोड़ें टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट बता दें क्या होता है? कॉस्ट नेट से शुरू करना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? कॉस्ट नेट से शुरू करना। जी मुझे बताएं कि 50 रुपए के बिस्किट के बदले 5 रुपए का तोहफा मिला था, तो हमने 45 से शुरू किया था। सिमिलरली 2 लाख के एसेट के बदले 10,000 का तोहफा मिला, तो सवाल में हम कहां से शुरू करें? अब ये सवाल का मेन फेस है, ये कोई वर्किंग नहीं है। कॉस्ट एग्जामिनर के लिए हम नेट लिख देंगे ताकि उसे समझ आए हमने 2 लाख नहीं उठाया। तो 1,90,000 इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करेगा। हमेशा नेट से शुरू करना है। एक मसला है, अगली 2 लाइनों में आपको उसका हल नहीं मिला। जिन बेताब लोगों ने अगली 2 लाइनें पढ़ ली वो ढूंढने गए थे कि ये सब्सिडी टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है, तो अगली 2 लाइनें मत पढ़ें। अगली 2 लाइनों में आपको कोई बात नहीं मिलेगी। तो मोहतरम हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि सब्सिडी टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। बेहतर अजम्पशन क्या है आप बता दें यार। आईकैप ने भी वैसे एग्जाम्प्ट ली हुई है आमतौर पे ना, असल में इसमें आपको इतना नॉलेज प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो मेरे से आप फिर बात सुन लें और उसी को लिख लें। हम एज्यूम किया करेंगे ये एग्जाम्प्ट है। असल में आमतौर पे सब्सिडीज पे हुकूमत टैक्स नहीं लगाती, तो आई एज्यूम इट इज एग्जाम्प्ट। यही आईकैप ने, ये आईकैप की किताब का सवाल है, आईकैप ने यही एजम्पशन ली हुई है। आई एज्यूम इट इज एग्जाम्प्ट। सवाल में थोड़ी डेफिशिएंसी थी, विटामिन की कमी पाई जा रही थी सवाल में, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि ये सब्सिडी क्या है? एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट वाले सिनेरियो में क्या करना होता है? नेट कॉस्ट पकड़ के कोई कंपनसेशन तो देने की अब इसको जरूरत नहीं है। वो कंपनसेशन तो तब देते थे जब, अब शायद कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो चलें, शुक्र है सवाल में आपने प्रैक्टिकली ये 2 लाइनें तो मुझे अप्लाई करवा दी कि 2 लाख वाली चीज हमें 1,90,000 में पड़ी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे चलें जी, सोल्यूशन नजर आने लग गया। The first installment of US dollar so towards repayment of dollar was paid on 30 जून 24 हमारे साल में 24 में हमने $100 वापस कर दिए हैं। लेकिन जब डॉलर वापस किए तो हमें 10,000 रुपए देने पड़े। ये थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, आसान सा काम ब्रैकेट में। डॉलर उस वक्त कितने का हो चुका है? 100 रुपए का। डॉलर कितने का हो चुका है? 100 रुपए का। तो कितना उधार लिया? 700। कितना वापस किया? 100। उधर लिया था 2 लाख, वापस किया था 30,000। इधर लिया $700, वापस किया $100। तो बता दें जो करेंसी फ्लक्चुएशन का हमें नुकसान या फायदा हुआ होगा वो $100 पे हुआ होगा या 600 पे? 100 पे हुआ होगा। फिलहाल $100 पे हुआ होगा। अब बता दें जिस वक्त मैं उधार वापस कर रहा हूं उस वक्त रेट क्या है? 100। तो मैं उधार वापस कर रहा हूं, वापस -100। तो जवाब क्या आ गया? 2। तो -2 का मतलब हुआ करेगा लॉस। मुझे क्या आ गया? लॉस। तो मैं इधर ऑलरेडी पहले ही से लिख देता हूं लॉस। -2 मींस लॉस। लॉस मींस साइन की कैद से बाहर निकल आए जी। $100 पे नुकसान हुआ या $600 पे? जितने भी वापस किए हैं उसी पे। इसे कहते हैं रियलाइज्ड लॉस, यानी फिजिकली जो लॉस आ गया है जी। कितना नुकसान हुआ? ₹200। एसेट की नेचर बोलें डेबिट, और लॉस की नेचर भी डेबिट। तो डेबिट और डेबिट ऐड होंगे, तो ऐड कर देना चाहिए करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस
ऑन रीपेमेंट, रीपेमेंट पे आपने ये निकालना है, 600 पे नहीं निकालना। करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस ऑन रीपेमेंट वर्किंग कितना आ गया 200। तो अब मुझे बता दें सेक्शन 76 की रोशनी में जो फाइनली मेरे एसेट की कॉस्ट निकल आई वो क्या निकल आई, इसी पे अब मैं इनिशियल अलाउंस निकालूंगा और इसी को अब मैं डिप्रीशिएट करूंगा। अब नोट कर सवाल में जो मेन चीजें हैं मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं। कैमरा इधर लाएं। कितना लोन लिया था 700, उस वक्त इनफ्लो कितना हुआ 98, आउटफ्लो कितना हुआ 100, 98 माइनस 100 2 का नुकसान हो गया, 2 के नुकसान को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ गया। अगला एसेट में, एसेट के सप्लायर को कितने पैसे दिए 2 लाख, हुकूमत ने कितना तोहफा दिया, शुरू कहां से करना है 190 से, लेकिन 190 में फिर ऐड नहीं करना, 190 में ये ऐड नहीं करना कुछ भी आपने दोबारा 10, क्योंकि ये क्या है एग्जाम्प्ट है। 2 लाख में परचेज कॉस्ट के अलावा हाँ मटेरियल लेबर शायद खुद इंस्टॉलेशन वगैरह की हो। हाँ क्या चीज, ये 700 तो 98 में हाँ वो अपने पैसों से भी, अपने पैसे भी डाले होंगे ना प्लांट बनाते हुए, जरूरी नहीं सारा लोन से ही किया हो, पैसे भी। ओके आंसर 4, as the question is silent so we'll assume that subsidy is exempt। net cost ये ऐसे ही आपके समझने के लिए मैंने लिखा है, exempt सब्सिडी को इग्नोर करते हैं, ऐड किसे करते हैं टैक्सेबल को, और करेंसी लॉस है इससे क्या करना है ऐड करना है। 190 200 आ गया, इसी के ऊपर आप 25% इनिशियल अलाउंस का रेट लगाएंगे तो ये WDV आ जाएगी। इस WDV को यूज करते हुए खरीदने के साल में 50% का फैक्टर लगाएंगे और डिप्रिसिएशन का रेट लगाएंगे। तो सवाल की पहली रिक्वायरमेंट थी इनिशियल अलाउंस निकालना, दूसरी रिक्वायरमेंट थी डिप्रिसिएशन निकालना और तीसरी रिक्वायरमेंट थी WDV निकालना। ओके आपके पास 5 मिनट है, 3 मिनट है, क्वेश्चन 5 कर दें। जल्दी जल्दी
कॉस्ट बताएं एसेट की, जो टोटल एंड पे जो जिस पे डेप्रिसिएशन निकालनी है। 499 एक्सेलेंट, 499,100। जल्दी करें बाकी भी, ये जिन्होंने कर लिया ये कोई खास पराठे नहीं खा के आए हुए घर से। अच्छा जी, an entity decided to finance the cost of purchasing a plant with a loan in foreign currency. It obtained a loan of 2000। जी लोन कितना है? 2000। ऑन यकम मेबन एक्सचेंज रेट वाज 30 जून को उसमें से कितने डॉलर वापस कर दिया? $300 वापस कर दिया। तो जब $300 हमने वापस कर दिया तो 300 में मसला है या $1700 में मसला है? 300। व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज, ओके तो पहले वर्किंग जरा कर जाते हैं। वर्किंग, जिस वक्त उधार लिया था उस वक्त डॉलर कितने का था? जब उधार वापस किया तो डॉलर 140 रुपए लेके 137 रुपए वापस करें तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मरने से पहले? 140 रुपए लेके 137 रुपए वापस करें तो ये खुशी, तो खुशी 2000 पे मिली, 300 पे मिली या 1700 पे? रीपेमेंट से मल्टीप्लाई किया करना है। डॉलर 300 इज इक्वल टू, गेन लिख लेते हैं साइनों के चक्कर में ना पड़े। गेन कितना? ₹900। ओके चलें जी आगे पढ़ें। एसेट बाजार से 5 लाख का खरीदा है, इमरान खान ने तोहफे में 20,000 दिया है और ये टैक्सेबल है। फिलहाल टैक्सेबल एग्जाम्प्ट के चक्कर से बाहर आ जाएं और स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। नेट कॉस्ट कितने का खरीदा? 5 लाख का। कितने का तोहफा मिला? तो कहां से शुरू करेंगे? 480 से। अब ये टैक्सेबल वाला सिनेरियो है तो टैक्स पेयर बेचारा रो रहा होगा कि यार मैं तो परेशान हो रहा हूँ, क्या हुआ भाई तुम्हें यार, वो टैक्स देना पड़ गया। तो लॉ मेकर कहेगा कंपनसेट करते हैं तुम्हें। टैक्सेबल सब्सिडी ऐड होती है, एग्जेम्प्ट ऐड नहीं होती दोबारा। टैक्सेबल सब्सिडी जी 20,000। कॉस्ट वापस उठ के कहाँ आ गई? 5 लाख पे कॉस्ट आ गई। ये इसमें हम ऐड कर देंगे या लेस कर देंगे, सोच के बताएं। एसेट किस नेचर का अकाउंट है? डेबिट नेचर का अकाउंट है। एसेट किस नेचर का अकाउंट है? डेबिट नेचर का। और गेन किस नेचर का है? क्रेडिट नेचर का है। तो इसका मतलब है एसेट खरीद के पैसे जाते हैं, गेन खुशी है, तो इसलिए इसको लेस करेंगे। लेस गेन ऑन करेंसी फ्लक्चुएशन एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। कितना? 900 जी 499,100। तो इट इज कॉस्ट एज पर सेक्शन 76। तो ये तो हमने सेक्शन 76 का 10 और ये है सेक्शन 76 का 5। नोट कर लें, सेक्शन 76 का ये 10 है, किताब पे लिख लें, और ये सेक्शन 76 का 5 है। ओके चलें जी आगे। अब इस बात को ना एक बात छोटी सी है, इसको जरा हमने पढ़ना है। वो ये है कि जिस साल करेंसी फ्लक्चुएट हो ना, जैसे बुरे वाला सवाल में, तो पहले करेंसी फ्लक्चुएशन का इफेक्ट डाल के फिर आपने डेप्रिसिएशन और इनिशियल लॉस निकालना है। ये नहीं कि करेंसी फ्लक्चुएशन का इफेक्ट डाले बगैर डेप्रिसिएशन इनिशियल लॉस निकालना है। ये काम आपने ना चाहते हुए कर लिया है, लेकिन अब इसको पढ़ भी लेते हैं। करेंसी फ्लक्चुएशन का इफेक्ट डालना है, फिर डेप्रिसिएशन निकालनी है, वरना तो कॉस्ट ही पुरानी वाली होगी। तो ये बात जरा एक्सप्लेनेशन में जो हम छोड़ के आए थे वो पढ़ लें। पेज 147 explanation for calculation of depreciation। firstly इस तरह लिख लेते हैं, firstly currency fluctuation will be accounted for in the year of occurrence। depreciation कैलकुलेट करने से पहले आप करेंसी फ्लक्चुएट करवा दीजिएगा। for calculation of depreciation firstly currency fluctuation will be accounted for।
जिस साल वो अकर हुई। अगले सफे पे आ जाएं, सबसेक्शन 6। अच्छा, ये सबसेक्शन 6 जो है ना, देखें 5 की कॉन्टिन्यूएशन में है। ये सबसेक्शन 6 जो है 5 की कॉन्टिन्यूएशन में है। तो इसमें एक लफ्ज अनलकीली यूज हो गया, हेजिंग एग्रीमेंट। बहरहाल आईकेप से रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर हेजिंग एग्रीमेंट का लफ्ज है, या तो आप इसकी डेफिनेशन डाल दो, या फिर अगर डेफिनेशन नहीं डालनी तो इस पॉइंट 6 को सिलेबस से निकाल दो। तो आईकेप ने अभी तक तो पॉइंट 6 सिलेबस में रखा ही हुआ है, मजबूरन हमें क्रैम ही करना पड़ेगा, क्योंकि हेजिंग समझाने में तो तकरीबन सीए फाइनल में 1-2 क्लासें लग जाती हैं। तो थ्योरी की हद तक इसको रट्टा मार लेते हैं। इन डिटर्मिनिंग वेदर द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, वो जो लोन वाली लायबिलिटी ऊपर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी, तो कोई चीज़ होती है हेजिंग एग्रीमेंट, अगर वो हुआ है तो उसे भी कंसिडर कर लेना, उसे इग्नोर नहीं करना। अब क्या है ये अल्लाह ही जाने चीज़ें, तो हमें तो फिलहाल अपने सिलेबस के एतबार से इसे क्रैम करना पड़ेगा। पॉइंट 6 को दोबारा पढ़ें। इन डिटर्मिनिंग कि लाइबिलिटी एसेट की बढ़ रही है या कम हो रही है करेंसी फ्लक्चुएट करने की वजह से, अगर कोई आपने हेजिंग इंश्योरेंस वगैरह कराई हुई है तो आप उसे भी देख लेना कि उसका क्या इंपैक्ट है, उस इंपैक्ट को भी बिल्ट इन कर देना कैलकुलेशन में, इग्नोर नहीं करना। तो सादा सी बात, पेपर में पूछे हेजिंग एग्रीमेंट को कंसिडर करना है या इग्नोर, तो कंसिडर करना है। या पेपर में सवाल आए लोन को कैसे टैकल करना है, तो 6 भी साथ थ्योरी में लिखना पड़ेगा आपको। ओके, 7 करते हैं और फिर खत्म बस। पॉइंट 7, फिर इसके बाद वो न्यूमेरिकल डिस्कस करना है, वो जो होमवर्क में दिया था ताहिर वाला। आज भी कोई न्यूमेरिकल लेके जाएंगे, टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। सवाल पढ़ें। पॉइंट 7 आखिरी पॉइंट आज का। एन एसेट वाज परचेज्ड इन टैक्स ईयर 2009 फॉर ₹40,000। एक एसेट आपने बाजार से खरीदा है 40,000 का। द एसेट कंप्राइज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स एम एंड एच। एसेट में 2 कंपोनेंट्स हैं, एम और एच। एच बोला करें, अब आप बड़े हो गए हैं। the asset comprised of 2 components M and H. The fair market value of M at the time of purchase was 35 and H was 10,000. ये क्या चक्कर है यार कि फेयर मार्केट वैल्यू एक की 35 है दूसरे की 10 है, लेकिन हमने बाय 40 में कर लिया है। बहस भी तो होती है और बार्गेनिंग भी तो होती है, और इकट्ठे खरीदने पे कई दफा दुकानदार पैसे छोड़ भी तो देते हैं। मल्टीपल रीजंस होती हैं, व्हाटएवर द रीजन में भी हमें रीजन में पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन बताएं वैसे बाजार से अकेला एम कितने का मिल रहा है और अकेला एच 10,000 का, लेकिन हमने दोनों कितने के खरीद लिए हैं? 40 के। आगे नहीं पढ़ना आपने। दोनों कितने के खरीदे हैं? तो 40 क्या है? कॉस्ट। 40 क्या है? कॉस्ट। अच्छा, फेयर वैल्यू, इसकी फेयर वैल्यू, ओके, दोनों की मिला के फेयर वैल्यू, दोनों की मिला के फेयर वैल्यू 45 वाली चीज हमें कितने में पड़ी? 40 में। 45 वाली चीज हमें कितने में पड़ी? 40 में पड़ी। तो 45 वाली चीज पे 5,000 का डिस्काउंट मिला, 45,000 वाली चीज पे 5,000 का, जिसकी वजह से 45 वाली चीज हमें कितने की मिल गई? 40 की। क्या आप बता सकते हैं मैंने 40 में कितने पैसे एम के लिए पे किए हैं? नहीं, ये तो नहीं आप कह सकते कि 40 में से 35 आपने एम के लिए दिए हैं और 40 में से 10 आपने एच के लिए दिए हैं, तो मैंने 45 पे कर दिए। तो इतनी तो आपको मेरे ख्याल से शायद मैथमेटिक्स आती है। क्या बता सकते हैं 40 में से मैंने कितने पैसे एम के, 40 में से कितने पैसे एम के लिए दिए हैं, फिर बाकी पैसे मैंने किसके लिए दिए होंगे? एच के लिए दिए होंगे। जरा हिम्मत करें कैलकुलेटर पकड़ के। एक्सेलेंट, हाँ सही कह रहे हो आप। निकालो ना, फिगर्स निकालो जी। 5-6 लोगों ने निकाल लिए फिगर, सही निकाली। अच्छा, अभी सवाल में आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सवाल में आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि एम मुझे कितने का पड़ा, 40 में तो दोनों चीजें पड़ी है ना, तो कॉस्ट ऑफ एम मुझे चाहिए, तो दोनों की कॉस्ट बोलें 40,000, दोनों की फेयर वैल्यू, दोनों की कॉस्ट
40, दोनों की फेयर वैल्यू 45। मुझे क्या चाहिए फिलहाल, लेफ्ट पे मैंने क्या लिखा हुआ है m, तो फिर ऊपर किसकी फेयर वैल्यू आएगी m की, इसे पोर्शनमेंट करना कहते हैं। तो बता दें कितने का पड़ा m, 31,111 का। यानी अब मैं सेफली कह सकता हूं कि मुझे 35,000 वाली चीज 31,111 में मिली, और बाकी जो पता नहीं 9,000 या जो भी आ जाएगा वो किसके पैसे होंगे, एज के होंगे। तो 31 टोटल चीज कितने की पड़ी मुझे, 40 की पड़ी। अच्छा, ये फड्डा किस वक्त आता है, ये फड्डा एसेट खरीदते हुए नहीं आता, ये फड्डा तब आता है जब एसेट बेचने जाएं तो दोनों में से एक टुकड़ा अलग करके बेच दें। तो जब दोनों में से एक टुकड़ा अलग करके बेचे तो पूछने वाले पूछते हैं यार ये तुमने एसेट खरीदा तो इकट्ठा था 40 का, बेचने तुम एक टुकड़ा आ गए हो, तो अब कॉस्ट इस टुकड़े की क्या थी, फिर हमें सोचना पड़ता है। उस दिन की फेयर वैल्यूज पता होनी चाहिए जिस दिन हमने इनको बाय किया था। तो सवाल में आगे पढ़ें। द कंपोनेंट m इज डिस्पोज्ड ऑफ इन 2011 में हमने m को क्या कर दिया, बेच दिया, दोनों को बेचा, m को बेचा। वट वॉज द कॉस्ट, लफ्ज होना चाहिए था कैलकुलेट वट वॉज द कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या थी खरीदते हुए। डिस्पोजल के वक्त उसने पता है क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्पोजल के वक्त ये मसला राइज हो गया कि यार ये तो हमने इकट्ठा खरीदा था, अब तो पता ही नहीं अलग अलग इसकी कॉस्ट क्या है। तो डिस्पोजल के दिन अगर कोई पूछे ये वाला कितने का खरीदा था तो हम थोड़े परेशान हो जाएंगे, यार ये वाला तो मुझे नहीं पता, मैंने दोनों 40 के खरीदे थे, लेकिन किसी तरह निकाल सकते हैं हम कॉस्ट। तो बताएं डिस्पोजल के दिन अगर कोई पूछने वाला हमसे आके पूछे कि ये वाला कितने का खरीदा हुआ है तो क्या बताएंगे उसे, 31,111। और इसकी WDV अगर मैंने निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, 31,111 को पकड़ूंगा, थोड़ी सी हिम्मत कराएं आगे, 31,111 को पकड़ूंगा और 2009 पे डेप्रिशिएट करूंगा और 50% फैक्टर भी लगाऊंगा, 2010 पे डेप्रिशिएट करूंगा लेकिन 15% फैक्टर, और 2011 पे डेप्रिशिएट करेंगे और 50% फैक्टर भी लगाएंगे। लेकिन m की WDV निकालनी होगी बेचने के दिन या एज की, m की WDV कैसे निकालूंगा, कॉस्ट 31,111 माइनस पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस दूसरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस, इस तरह m की WDV निकालेंगे। आप 0.7 पढ़ लें जो लॉ में दिया हुआ। Where a part of an asset is, जैसे जहाज में से उसकी कुर्सियां बेच दी, पर रहने दो, उड़ने दो, कुर्सी तो कारपेट डाल देंगे। Where a part of an asset is disposed of, the cost shall be apportioned between the part retained and part, retain कौन सा किया है, एज, और बेचा कौन सा है, किस बेस पे एलोकेशन करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्क्वायर फीट, इन अकॉर्डेंस विद द फेयर वैल्यूज एट टाइम इट इज परचेस्ड। द कॉस्ट shall be apportioned in accordance with the fair values। तो कॉस्ट को फेयर वैल्यूज के बेस पे करना है। ऐसा नहीं करना कि 40,000 इधर लिखें, इधर दोनों का वजन लिखें और फिर ऊपर एम का वजन लिखें, वजन नहीं देखना, उनकी क्या देखनी है, ये बात रज़बानी याद करें, कॉस्ट विल बी अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यूज। याद करें, द कॉस्ट विल बी अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द टू। इसी तरह ये बात याद होनी चाहिए। Where a deduction is allowed for an expenditure and the person has not paid the liability within 3 years from the end of the tax year to which it relates, then the unpaid amount shall be added in the first year after the end of 3 years under that income from in the year in which it is received। सारा याद करते हैं ना, ओके। आ जाएं अब ताहिर भाई क्या फरमा रहे थे चैप्टर 19 में। चेक कराएं अपने रजिस्टर्स पे, ताहिर वाला न्यूमेरिकल चेक करवाएं। ताहिर वाला न्यूमेरिकल चेक करवाएं।
ताहिर वाला न्यूमेरिकल रजिस्टर कर रहे हैं सब किधर ताहिर किधर लिखा हुआ है दिखाओ सब कर रहा है घर रह गया रजिस्टर तो सवाल कौन सा खोल के सामने बैठा हुआ है तू तो नहीं बात सच्ची है झूठी है। एक बच्चे का रिजल्ट आया था उसके शायद 37 मार्क्स आए सीए का रिजल्ट था बच्चा सोया हुआ था अबू मिठाई ले आए 33 वाला पास है। क्वेश्चन 20 ऑन यकम जुलाई 2020 वापस आ जाए ताहिर कमेंस बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स इनकम स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 इज एज फॉलो सेल कॉस्ट ऑफ सेल एडमिन फाइनेंशियल चार्जेस अदर चार्जेस। अच्छा जी 15 जुलाई 2020 को एक पुरानी मशीनरी चाइना से कोई नहीं भाई मशीन अगर पुरानी है कोई मसला नहीं चाइना से आपने मंगवाई है इनिशियल लॉन्च फिर भी मिलेगा इस वजह से मिलेगा कि यूज्ड पाकिस्तान की नहीं है ना बाहर की यूज्ड है कोई मसला नहीं। वेलिंग रुपीज 15 लाख डिप्रिसिएशन एट 15% वाज चार्ज ऑन मशीनरी फॉर द होल ईयर। ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होती है ये कौन सी डिप्रिसिएशन होती है वाज चार्ज हाँ P&L में जो चार्ज हो चुकी होती है याद रखिएगा वो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन होती है। इसने लिखा नहीं था लफ्ज़ वाज़े तौर पे लेकिन जाहिर सी बात है तो तो ये 15 लाख पे फुल ईयर पे अकाउंटेंट डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं इसे हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और इसकी जगह देखें जरा 15 लाख पे 25% इनिशियल लॉन्च लेंगे और 15 लाख में से डिप्रिसिएशन माइनस करके 15% इस साल की डिप्रिसिएशन निकालेंगे लेकिन खरीदने के साल की वजह से 50% का फैक्टर लगेगा। कितने लोग 50% का फैक्टर लगाना भूल गए थे? अच्छा मुझे ये बताएं किसी का टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट मैच किया था कितने लोगों का 1 2 3 4 एक्सेलेंट रियली अप्रिशिएट। अच्छा पॉइंट टू एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ताहिर यार खर्चों में ना खर्चे डाली तंग ना करिए मैं ज्यादा खर्चों में खर्चे डाली मैं हमारे दिल चाह रहे तीनों पॉइंट्स को इग्नोर कर दें। ताहिर खर्चों में खर्चे डाली ये क्या हो रहा है चल रहा ताहिर खर्चों में खर्चे डाली देख लेते हैं ताहिर ने क्या किया। परचेज प्राइस डाल दी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की यार तू ताहिर आए अच्छा यार से सही बंदा नहीं है। खर्चा में तूने क्या डाल दिया है कॉस्ट डाल दिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। अब क्या करना पड़ेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी और इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस करनी पड़ेगी। क्लियर यार ताहिर अब बस होगी हमारी अब खर्चों में खर्चे डाली कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज ने डाल दी है। तो ये कौन सा सेक्शन है 25 सेक्शन 25 में प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था हमने कहा था फिजिबिलिटी स्टडी की कॉस्ट को खर्चों में नहीं डालना होता बल्कि 5 साल पे अमोर्टाइज करना होता है। तो अगेन ताहिर तूने अच्छा काम नहीं किया तो ताहिर हसबाई ये जो है ना 2.5 लाख तो खर्चों में पड़ा हुआ है देखें एक्सपेंसेस इंक्लूड इसे उल्टा दें और इसकी जगह 2.5 लाख का 20% आपको माइनस करने की इजाजत है। ओके बाकी पॉइंट 3 आसान था अगला भी पॉइंट 3 आसान था। पॉइंट 4 अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड एक और चीज इसने खर्चों में डाल दी है खुदा के लिए खर्चों में खर्चे डाली बिजनेस के खुदा के लिए खर्चों में बिजनेस के खर्चे डाली ताहिर रनिंग ताहिर भागता है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ व्हीकल ताहिर की गाड़ी का खर्चा है 295450 प्लीज याद रखिएगा ये जो फिगर है ना अदर एक्सपेंसेस की इसमें ये पूरी फिगर पड़ी हुई है। अदर चार्जेस इंक्लूड बाद में पता चला कि गाड़ी 20% घर के कामों में इस्तेमाल हो रही थी इसमें 100% मेंटेनेंस 295 की अमाउंट से माइनस हो चुकी है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 295 जो कि 100% मेंटेनेंस है वो माइनस हो चुकी है। इसमें 80% मेंटेनेंस बिजनेस की है वो अगर माइनस हो भी गई है तो टैक्स वाले शायद उस पर एतराज ना करें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितनी मेंटेनेंस गलत माइनस हो चुकी है 20%। तो मेंटेनेंस को पकड़ेंगे और 20% लगा के ऐड कर देंगे। ओके यार इस पॉइंट को मैं नहीं समझा सकता बहुत आसान था सेक्शन 51 जाके पढ़ लीजिएगा जरा चैप्टर 13 के अंदर सेक्शन 51 जाके पढ़ लीजिएगा।
ये भी आसान था, और इसको इंशाल्लाह फिर कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे, या किसी न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकली भी मैं करा दूंगा। एक सेक्शन ही 2 टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं तो 6 लाख पे टैक्स माफ कर देना था। ओवर।